गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ भाई, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे स्पेसिफिक रूल्स ऑफ नॉन फाइनाइट, और उसमें हमने हेडिंग डाल लिया था द यूज ऑफ जेरंड, और जेरंड के 7 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लिखवा दिए थे कि इन 7 टाइप से आप लोगों को जेरंड का यूज करना है। इसके अलावा में रूल नंबर 8, ये रूल नंबर 7 तक तो हो ही गए थे। रूल नंबर 8 का है जेरंड इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर द वर्ब advise, allow, forbid, permit। यानी ये वर्ब्स जो हैं, इन वर्ब्स के बाद में आप किसका यूज करते हो? जेरंड का यूज करते हो। क्लियर? जैसे कि he did not allow to smoke here। मान लीजिए ये सेंटेंस आपको एग्जाम में दिया गया, पढ़ने में, ये विंडो बंद करो, पढ़ने में ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। he did not allow to smoke here, दिखने में और पढ़ने में हमें बढ़िया लग रहा है सेंटेंस, किसका सही है सेंटेंस। लेकिन जेरंड के और इनके नॉन फाइनाइट के रूल्स जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक ये सेंटेंस ऐसे ही लगते हैं। और नॉन फाइनाइट का मैंने स्पेशली आप लोगों को बता दिया है कि नॉन फाइनाइट में एरर डिटेक्ट करना बहुत बड़ा टास्क होता है अपने आप में। तो इसीलिए अब आप लोगों को सेंटेंस यहाँ देखना होगा कि यहाँ वर्ड दे रखा है क्या, और अलाउ के तुरंत बाद जब यूज करनी होती है तो क्या यूज करनी होती है। यहाँ जेरंड नहीं है, कॉमन इन्फिनेटिव यूज हो गई है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा? स्मोकिंग करना होगा, आईएनजी फॉर्म का यूज करना होगा। ये विशेष याद रखना है आपको, याद रहेगा। फिर इसके बाद में आता है रूल नंबर 9, जेरंड इज ऑल्सो यूज्ड इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखिए इसमें एक्चुअल में क्या है कि एक रूल है आपका, रूल क्या कहता है कि प्रेपोजिशन जो होता है ना, उस प्रेपोजिशन का रूल कहता है कि उसके बाद या तो आएगा क्या, और या आएगा क्या, और प्रोनाउन आ गया तो, प्रोनाउन आ गया तो, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रोनाउन आ गया तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, और अगर मान लीजिए वर्ब आ गई तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? आईएनजी फॉर्म लगानी है। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। अगर मान लीजिए कोई भी प्रपोजिशन किसी सेंटेंस में दे रखा है, यू हैव टू यूज अ नाउन आफ्टर इट, बट इफ यू आर using a pronoun just after a preposition, you have to use the objective form of that pronoun after a preposition। ये तो एक कॉमन बात हो गई। लेकिन मान लीजिए आप अगर वर्ब का यूज कर रहे हैं उसके तुरंत बाद में, तो ध्यान रखिएगा ये रूल आपको क्लियर भी होना चाहिए, क्योंकि जब टेंस टॉपिक पढ़ोगे तो उस टेंस टॉपिक में आपको कुछ वर्ब्स ऐसी पढ़नी होती हैं जो आपके स्टेटिव वर्ब्स कहलाती हैं। इट मींस दीज वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव फॉर्म, मींस आईएनजी फॉर्म। कुछ वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, और स्टेटिव वर्ब दैट आर रिलेटेड टू आवर सेंसेस, हमारे सेंसेस से जो रिलेटेड होते हैं। सेंस का मतलब है हियर है, सी है, स्मेल है, टेस्ट है, फील है। ये ऐसी वर्ब्स हैं जिन्हें हम आईएनजी में यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। तो रूल तो हो गया कि ये वर्ब्स ऐसी हैं, स्टेटिव वर्ब्स हैं, और इन्हें हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर तो डॉन कौन है अपने ग्रामर में? अपने ग्रामर का डॉन कौन है जो अपने आगे किसी और रूल की नहीं चलने देता, सिर्फ अपने ही रूल्स की चलाता है? कौन है? प्रपोजिशन। कौन है? याद रखना हमेशा अपने दिमाग में, अपने यहां इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर का डॉन कौन है?
प्रेपोजिशन है जो कितना ही बड़ा रूल आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इसके, जब ये आ जाता है सेंटेंस में तो रूल किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब देखना सुनना, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो स्टेटिव वर्ब्स होती है हमारी सेंसेस से रिलेटेड, वो आईएनजी में नहीं आ सकती, लेकिन अगर यही वर्ब प्रेपोजिशन के बाद आ जाए, यही वर्ब अगर प्रेपोजिशन के बाद आ जाए तो ये वर्ब बेचारी हाथ जोड़ती रह जाती है कि नहीं भैया नहीं, हम आईएनजी फॉर्म में नहीं बदलेंगे, हम आईएनजी फॉर्म में नहीं बदलेंगे। ये कहेगा चुप रहो, अगर आईएनजी फॉर्म में नहीं बदलना था तो मेरे घर में आई क्यों? तो यानी मेरे घर में आने का मतलब है जब प्रेपोजिशन के तुरंत बाद वर्ब आ जाती है तो उसको हमें ये नहीं देखना होता कि ये स्टेटिव है या प्रोग्रेसिव है, जो भी वर्ब आएगी उसी को बदल देता है, ये किसमें, आईएनजी में बदल देता है। जैसे मैं एक कॉमन सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूं यहां, जैसे हमारे पास एक वर्ब है, जैसे नॉर्मल सी वर्ब, मैं ऐसी वर्ब ले रहा हूं सी और हियर का तो चलो फिर भी ठीक है। नो एक वर्ब है KNOW, ये कभी आपने नोइंग नहीं सुना होगा, सुना है कि नोइंग नहीं सुना होगा कभी भी, इंग्लिश मीडियम के हो ना तुम तो, कहने के आधार पे तो, है ना, तो नोइंग नहीं सुना अपन ने कभी। लेकिन ध्यान रखना, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से लिख देता हूं, ही वेंट देयर विदाउट नोइंग द रियलिटी, अब बताओ सेंटेंस सही है गलत है? तो नोइंग आ गया तो गलत है, लेकिन अब ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है? क्योंकि विदाउट आ गया, और विदाउट क्या है, एक, और प्रेपोजिशन हमारी ग्रामर का कौन है, जो अपने आगे किसी और रूल की चलने, ये कहता है मेरे अकॉर्डिंग चलेगा जो कुछ चलेगा। तो ये रूल आपको याद रखना है हमेशा। अब इसमें ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि ठीक है, सब हमको पता लग गया कि प्रेपोजिशन डाउन है, अपने आगे किसी की नहीं चलने देता। ये रूल हमें इसका मतलब है हर हाल में फॉलो करने ही होंगे कि अगर कोई प्रेपोजिशन आ रहा है उसके बाद प्रोनाउन लगा दिया तो प्रोनाउन कुछ भी बोल भले, वो कहते भाई साहब मैं तो वर्ब के पहले आ रहा हूं, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, उस पर कंसंट्रेट करना। मान लो प्रोनाउन आ गया किसी प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन ने कहा है चेंज हो, किसमें, वो कहता भाई साहब मैं क्यों चेंज हो, मैं तो वर्ब से पहले आ रहा हूं, और वर्ब से पहले आ रहा है तो आना चाहिए किस फॉर्म में, सब्जेक्टिव में आना चाहिए, नियम तो यही कहता है अपना, वर्ब से पहले कौन आता है, और वर्ब के बाद, तो चलो वर्ब के बाद आ जाए तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसने कहा कि भाई साहब मैं तो वर्ब से पहले आ रहा हूं, क्या आ रहा होगा, मुझे क्या लेना देना वर्ब से पहले आ रहा है कुछ आ रहा है, मेरे आते ही, मेरे साथ लगते ही जितने भी रूल्स होते हैं ग्रामर के वो सब क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जैसे इमरजेंसी में आपको श्वास लेने के अधिकार के अलावा आपके सभी राइट्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, पॉलिटी में पढ़ते होंगे ना, इमरजेंसी जब लगती है तो वहां सिर्फ आपको जीने का अधिकार होता है, बाकी इसके अलावा आपके सारे अधिकार जो होते हैं ना, जो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए जब प्रेपोजिशन आता है किसी भी सेंटेंस में तो वहां ऑटोमेटिकली सभी रूल्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और सिर्फ कितने रूल बचे रह जाते हैं, 3 रूल बचे रह जाते हैं, या तो नाउन आएगा, इसके बाद प्रोनाउन आएगा तो, और अगर वर्ब आ गई तो, गॉट इट, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है। अब बात आती है कि सब ये बात तो ठीक है, लेकिन सर एक क्वेश्चन है, हालांकि आप में से होना चाहिए किसी का क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हो कि अभी इस रूल के अगेंस्ट में कुछ रूल आपको कंफ्यूज कर रहा हो कि सर ये आप बता रहे हैं आईएनजी फॉर्म आएगी, तो हम थोड़ा सा यहां आकर कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं हल्के से, किसी को कोई हो अगर डाउट हो दिमाग में तो नहीं है, तो यहां पर एक डाउट होना चाहिए था आप लोगों को, क्योंकि डिग्री टॉपिक भी आप लोग पढ़ चुके हो और वहां पर हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, और ये कंसेप्ट है टू से रिलेटेड, TO2, टू भी तो एक प्रेपोजिशन है ना, और हमने कहा कि टू का एक रूल है। अब यहां पर कॉन्ट्रास्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, इस पर ध्यान देना। इधर हम कह रहे हैं कि प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी फॉर्म में आएगी, आईएनजी फॉर्म में आएगी, लेकिन हमने पढ़ा है कि टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो ये तो फिर रूल ही गलत हो गया, फिर इसका मतलब प्रेपोजिशन की नहीं चली यहां पर। अब कौन जानता है कि प्रेपोजिशन की नहीं चली या फिर हमारे रूल्स क्लियर नहीं है अभी पूरे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में समझना है अब आपको कि प्रेपोजिशन का रूल तो ये है, लेकिन जो टू है
इसका रूल थोड़ा अलग चलता है, क्योंकि हमारी नॉलेज में कमी हो सकती है कि हम किसी वर्ड को सिर्फ एक ही तरीके से मानते चलते हो, लेकिन ये टू जो होता है ना, ये दो तरीके से काम में लिया जाता है। एक तो लिया जाता है पार्ट ऑफ इंफिनिटिव, किस रूप में, पार्ट ऑफ, और पार्ट ऑफ इंफिनिटिव का काम जब भी करता है तो ये अपने बाद में लेता है वर्ब की कौन सी फॉर्म, रूट फॉर्म यानी बेस फॉर्म। और जब भी ये इंफिनिटिव के रूप में आता है आपको तीन कंडीशन क्लियर करके बताता है। या तो आपको ये बताता है इंटेंशन के बारे में, इंटेंशन बोले तो इरादा, भाई किसी काम को करने का मेरा इरादा है, तो किसी काम को करने का इरादा यदि किसी का है तो तुरंत समझ जाना वहां पर आने वाला टू जो है वो किसका काम कर रहा है, इंफिनिटिव का। पार्ट ऑफ इंफिनिटिव तो वर्ब होती है, पार्ट ऑफ इंफिनिटिव का, इसका मतलब उसके बाद क्या लगाना है। अगर इंटेंशन पता नहीं लगे और अगर आपको पता लग रहा है क्या, कंपल्सन यानी मजबूरी, जैसा मेरी तो इच्छा जो तुम्हारी होती है ना जनरली, जो तुम लोग बोलते हो, जैसे एक सेंटेंस बोला जाए अगर, जो तुम नहीं बोलते हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, तो इसमें तो इंटेंशन है जो तुम्हारा होता नहीं कभी भी। तुम्हारा तो होता है मुझे पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है तुम्हारी, कंपल्सन है। लेकिन दोनों ही केसेस में टू जो आएगा वो किसके रूप में आता है, और वो अपने बाद क्या लेगा। और तीसरा जो होता है ये आपको बताता है किसके बारे में, पर्पज के बारे में, किसी काम को करने का उद्देश्य। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल टू स्टडी करोगे यहाँ पे, वो स्कूल जा रहा है क्या, क्यों, क्या उद्देश्य है उसका, पढ़ाई करना, स्टडी करना, तो वहां पर उसका पर्पज हो गया, और पर्पज होते ही वहां पार्ट ऑफ इन्फिनिटिव मींस रूट फॉर्म आएगी। लेकिन दूसरा ये काम करता है किसका, किसका काम करता है, प्रेपोजिशन का काम करता है। प्रेपोजिशन का काम जब भी करेगा तो अपने बाद क्या लेगा, या फिर क्या लेगा, प्रोनाउन लेगा तो, और या अगर मान लीजिए इसने ले ली क्या, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, आईएनजी फॉर्म लेगा। गॉट इट।